हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन 3 चैप्टर 7 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सा चैप्टर है टू नो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे और ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स वर्कआउट होने के लिए, ये कितना ज़रूरी है, सारी चीज़ें लिंक में रहने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द चैप्टर। In this chapter, we will try to understand the meaning of public administration, the evolution of public administration and its role, relevance and scope. We will also look at the administrative system in India. Let us begin with few questions. What do we study in political science? What is administration? What is difference between private and public administration? तो चैप्टर के स्टार्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं कि ये आप इससे क्या समझते हो, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी यानी आप क्या समझते हो इस सब्जेक्ट को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आप सुनते ही आपके दिमाग में क्या बात आती है, प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये सारे सवाल हमसे कर रहे हैं और उसी के आंसर्स देते हुए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द स्टेट एंड गवर्नमेंट। It studies politics at the local, state, national and international levels. It studies how a society governs itself. तो एकदम सिंपल सरल भाषा में बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। हम देखते हैं पहले तो स्टेट और गवर्नमेंट। तो हम ये पहले के चैप्टर्स में ही पढ़ चुके हैं कि जब हम द स्टेट कहते हैं तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन, एंड इसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे वो अपना काम चलाती है, एक सोसाइटी कैसे काम करती है, ये सारी चीज हम स्टडी करते हैं इन पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और उसी का एक हिस्सा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ा जाता है जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट इन एक्शन। तो कोटेशन में 3 वर्ड्स में बताया हुआ है गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करती है, एक्चुअल में इन एक्शन क्या करती है, उस चीज को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वंस डिसीजंस आर टेकन थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड्स, दे नीड टू बी इंप्लीमेंटेड। This is done by the executive arm of the government and is known as public administration. So हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 आर्म्स होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, एग्जीक्यूटिव आर्म जो है, उसके थ्रू जो काम होता है, वो जो भी काम करता है गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू करता है, उसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर गिनते हैं। Let's read ahead. The government has 3 branches: the legislature, executive and judiciary. ये अब आपको पता ही होगा इसका मीनिंग क्या है, लेकिन एक सिंपल वर्ड्स में अगेन, लेजिस्लेचर वो जो लॉज बनाते हैं, दे मेक द लॉज, यहां पर बिल पास होकर लॉज बनते हैं। एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज बने हैं उसके ऊपर काम करते हैं। एक्चुअल लॉ जो है वो पेपर में था लेजिस्लेचर में, लेकिन वो इन एक्शन, इसलिए कहा गया था गवर्नमेंट इन एक्शन। तो वो लॉ जो बना है उसको एक्चुअल एक्शन में इंप्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे, उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एंड जुडिशरी है थर्ड वाला, जुडिशरी। जुडिशरी यानी ये जो लॉ हमने बनाया था वो जो अगर कोई ब्रेक करे या कोई फॉलो ना करे ठीक से, तब जाके जुडिशरी इंटरफियर करके उसको पनिशमेंट या जो भी है उस बेसिस पे वो कायदा करती है। सो लेजिस्लेचर लॉ मेकर, एग्जीक्यूटिव लॉ जो बना है उसके ऊपर वर्कआउट करने वाले, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड जुडिशरी अगर लॉ ब्रेक हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेने वाले लोग, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी में आते हैं। सो हमारा पूरा ये आज का टॉपिक है एग्जीक्यूटिव रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट इन एक्शन। जो सारे लॉज बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती है, उसका इन एक्शन, इन रियलिटी क्या होता है, वो हम देखेंगे। द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अब उसके अंदर पहले तो 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है। क्या है? 1 इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि कौन कौन हो गए? मिनिस्टर्स हु आर इलेक्टेड। एंड सेकेंड इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो पहले तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं
एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये दो नाम पहले तो आप मार्क कर लेना, टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब नाम से ही आप थोड़ा क्लियर हो जाए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो लोग हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, एमएलएस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सारे सारे। इसका मतलब ये बार बार चेंज हो सकते हैं, ये बार बार चेंज हो सकते हैं, इसीलिए उनको अलग बोला गया है। और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स उनके अंडर होते हैं और ये बार बार चेंज नहीं होते, यानी गवर्नमेंट चेंज होने पर, पार्टी, रूलिंग पार्टी चेंज होने पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई समझो आईएएस ऑफिसर है और करंट गवर्नमेंट जो लेट्स से कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के अंडर एक पर्टिकुलर एक आईएएस ऑफिसर काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स से नेक्स्ट ईयर कांग्रेस हटकर भाजपा की गवर्नमेंट आ जाती है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अब चेंज हो चुका है, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर था वो सेम ही होगा, इसीलिए उसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा गया है। तो ये आपको समझना है बहुत सिंपल टर्म्स में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स यानी जो इलेक्ट होके बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं वो, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एक बार जो जॉब में वो लग गए, गवर्नमेंट नौकरी में जो लग गए, सरकारी नौकरी में जो लग गए, वो भले जो भी पॉलिटिकल पार्टी आते जा रही है वो उनका पोजीशन चेंज होता नहीं है। इसलिए फर्स्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो चेंज होते रहते हैं, सेकंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ब्यूरोक्रेट्स, अब उसके अंदर कौन कौन आते हैं उसको और डिटेल में बताया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दिया हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स हु आर recruited through open competitive exams like those conducted by यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप सबको ये नाम पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए और इसके बारे में जरूर रिसर्च करके आप भी सोचिए कि आप भी उस लाइन में जाइए, उसमें आप आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, वगैरह वगैरह। सो यूपीएससी एग्जाम जो सबसे टफ एग्जाम मानी जाती है हमारे देश की, एंड उसके थ्रू आप इस लाइन में जा सकते हो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आप बन सकते हो। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा एमपीएससी बताए, तो स्टेट हम महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से पढ़ रहे इसलिए सिर्फ एमपीएससी का बताया। वैसे हर एक स्टेट का खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिक्रूटमेंट सेल होता है जो सिर्फ स्टेट के लिए रिक्रूट करती है। यूपीएससी पूरे देश के लिए रिक्रूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सो लेट्स रीड अहेड। दो टाइप हमने देखे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। Administration is an activity found everywhere in everyday life. As a process, administration occurs in both public and private organizations. The term administration means management of affairs. This can be in the public or private sector. Public administration as a subject studies the activity and the process of government. तो अब अगेन बताए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जो डे टू डे लाइफ में हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो भी हम मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई करते हैं अपने, ये सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसलिए हर ऑफिस में आप जाओगे तो वहां पे आप दिखेगा एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो सारा डे टू डे वर्क सारे कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही एक प्राइवेट फर्म की भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। पब्लिक यानी गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी एडमिन आ गए वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट स्टडीज द एक्टिविटी एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहां पर एज अ सब्जेक्ट इसको क्या पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोसेस कैसे चलता है, उसकी एक्टिविटीज कैसे होती है सारी की सारी। डिफाइनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी लूजली डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन and management of human and material resources to fulfill the objectives laid down by the government। तो गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्टिव अपनी रखती है उसको पूरा करने के लिए जो भी हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मटेरियल रिसोर्स चाहिए, उन्हीं का मैनेजमेंट और उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हियर आर सम डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो अलग अलग जो पॉलिटिकल साइंस में महारथी है, जो प्रोफेसर्स है, जो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स तक रह चुके, उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दिया हुआ है जो उन्होंने अपने बुक में कभी बोला है या कभी अपने स्पीच में बोला हुआ है। सबसे पहले हर्बर्ट साइमन। अब ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने यहाँ पे एक चेंज किया हुआ है थोड़ा सा। सो लेट्स रीड दैट। हर्बर्ट साइमन, बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमा, it meant
In common usage, the activities of the executive branches of national, state and local government. तो हम पहले ही देख लिया था हमने कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, जो तीन ब्रांच में से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो हर लेवल पे जो काम करती है, यानी एक्टिविटीज जो करती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ये अलग अलग जगह पे जो एक्चुअल काम करती है, उसको हम ओवरऑल कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, हमें ड्वाइट वॉल्डो करके पर्सन थे, उनका डेफिनेशन दिया हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो अगेन एक स्टेट का, नाउ अगेन यू शुड नो द स्टेट जब हम यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक महाराष्ट्र गुजरात, द स्टेट यानी एक पॉलिटिकली बाउंड बॉडी, यहां पे एक कंट्री को हम बोलते हैं वैसा। अ स्टेट के अफेयर्स जो है, जो कामकाज है, जिसके अंदर मैनेजमेंट करना होता है, उसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट, यहां पर आपको एक डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया था, लेकिन वो प्रिंटिंग एरर थी, इसलिए मैंने वो चेंज करके एक ऑनलाइन जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं वुड्रो विल्सन, उनका डेफिनेशन छोटा सा लिया हुआ है और वो यहां पे लिखा हुआ है। वुड्रो विल्सन, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइंस इट, public administration is a detailed and systematic application of the law. Every particular application of the law is an act of administration. तो जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव यानी लॉ को फॉलो करने वाले। लॉ को फॉलो करना मतलब क्या होता है, उसको अप्लाई करना। ये पॉलिसी कहां अप्लाई होती है, ये जो आपने लॉ क्रिएट किया वो कहां अप्लाई होती है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है, उसी सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब दो ये जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंडर एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में देखा था। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द मैनर इन विच पब्लिक पॉलिसीज एंड लॉज आर मेड। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देखते हैं, किस तरह से अलग अलग पॉलिसीज और लॉज बनाए जाते हैं पब्लिक के लिए। इट स्टडीज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। वो अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल देखता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट, एनजीओज, ये सब उनके क्या रोल्स है वो देखती है। वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, ये सभी के रोल्स वगैरह हम पढ़ते हैं। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इंप्लीमेंट्स दीज लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज। तो अगेन बार बार वही बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स थोड़ा सा घुमा फिरा कर। जो लॉज पॉलिसीज जो ऊपर बनी, जो हम जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे, उसके एप्लीकेशन को, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने को हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। There are many specialized functions which governments have to perform, like maintaining law and order, providing education, securing public health, promoting agriculture, providing social security, social welfare, sanitization, transport and communication facility, etc. तो ये एक ओवरऑल देखो बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इनमें बता दिया कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना होता है। उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एग्रीकल्चर प्रमोट करना है, उसे सोशल सिक्योरिटी देनी है लोगों को, सोशल वेलफेयर करना है, सैनिटाइजेशन छोटी से छोटी चीज करनी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी देनी है, ये सारी चीज उसको देनी होती है। ईच ऑफ दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। ये हर एक अलग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जिसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अब उसमें से हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर इंस्टेंस, public health requires doctors, law and order requires trained police. When the administration of these activities is carried on by the government and its different organization, they fall into the domain of public administration. तो अगेन एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए मुझे कौन चाहिए, मुझे डॉक्टर्स चाहिए। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुझे कौन चाहिए, ट्रेंड पुलिस चाहिए। तो ये जो डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, ये लोग जब अगर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इफ दे आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो इन सभी को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सारे गवर्नमेंट जॉब्स, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, सारे गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, जितने भी लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर से लेके उनके प्यून, उनके क्लर्क तक, उनके ड्राइवर तक की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, वो सभी लोगों को हम, जो ये जो तंत्र चल रहा है इतना बड़ा, इसको हम इन जनरल, इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलो मूविंग अहेड। दस अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर
आंगनवाड़ी वर्कर एटसेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको कह दिया आईएएस ऑफिसर से लेकर ड्राइवर तक का, तो ये लोग ने भी वैसे एक एक पोस्ट के नाम लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तहसील का एक सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है तहसीलदार। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। वैसे एक एरिया का पुलिस ऑफिसर होता है। तो इन्होंने अलग अलग पोस्ट के नाम लिए हुए हैं। वो सारे के सारे वर्कर्स, ये सारे वर्कर्स किसके अंडर आते हैं? इस सभी चीज को, इन सभी चीज को इनको जॉब पे लगाना, इनकी ट्रेनिंग करना, इनका एक्चुअल काम उनको देना, ये सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। दे असिस्ट द गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये लोग का काम क्या है? जो गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाए, अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं लेजिस्लेचर के अंदर, उसको ये इंप्लीमेंट कराते हैं। इंप्लीमेंट यानी कि अप्लाई कराते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। When some of the same functions mentioned above, like providing education or healthcare, are performed by a private organization or any non-governmental organization, the word used would be private administration or business administration. तो अब सिंपल वे में डिस्टिंक्शन कैसे बता दिया? जब ये सारे काम जो ऊपर वाले काम है उसको अगर कोई प्राइवेटली कराता है, अदर देन गवर्नमेंट वाले लोग जब ये ऊपर वाले प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, तो उसे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी होती है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। देयर आर हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। तो प्राइवेट वाले जो सारे आ जाएंगे उसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, और अगर गवर्नमेंट के अंडर आती है तो उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो यह बात हमने पहले ही पढ़ ली, अभी एक पॉइंटर वाइज हमें बता रहे हैं कि क्या आ गया। तो गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज जो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर आती है वो सारी चीज हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एक्टिविटीज, पब्लिक वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ये पॉइंट वाइज उन्होंने बता दिया कि और क्या क्या चीज उसके अंडर इंक्लूड होती है। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नैरो एंड ब्रॉड। तो अब स्कोप इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ज्यादा स्कोप है। हम कभी कभार कहते हैं ना कि अरे साइंस का स्कोप क्या है, आगे जाके इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, इस फील्ड में क्या स्कोप है, जो हम ऐसे बात करते हैं वैसे ही यहां पर बात हो रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है। तो नैरो स्कोप एंड ब्रॉड स्कोप। तो नैरो स्कोप क्या है और ब्रॉड स्कोप क्या है, दोनों हम पढ़ने वाले। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नैरो पर्सपेक्टिव, तो नैरो स्कोप क्या है, यानी एक स्मॉल टर्म में बता रहे कि एक ओवरऑल क्या है, ये इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। इन नैरो सेंस इट फोकसेस ऑन दोज एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच आर रिलेटेड विथ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर नैरो सेंस में बात करें तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस को अगर हम गिनेंगे तो उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर गिनेंगे। ये नैरो पर्सपेक्टिव है। दिस व्यू वाज गिवन बाय ग्युलिक एंड यूर्विक इन देयर फेमस एक्रोनिम पॉज़-डी कॉर्प। तो ये पॉज़-डी कॉर्प अगर आपने कॉमर्स स्टूडेंट्स को आप पूछोगे तो उनको भी पता है ये पॉज़-डी कॉर्प क्या होता है। हम अब भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। एक्रोनिम यानी कि हर एक शब्द, ये जो लेटर लिखा है उसका एक मीनिंग है जो अभी हम देखेंगे। द व्यू ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू द फॉलोइंग थिंग्स। प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ साथ में है कोऑर्डिनेशन, एंड आर बी अलग से। सो ये हर एक लेटर का एक वर्ड मीनिंग है जो हम अभी एक एक देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पी, प्लानिंग। द फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग, where broad outline or a blueprint is prepared. This happens at all three levels, national, state and local level. तो सबसे पहला काम कहीं भी कोई भी काम करने से पहले होता है प्लानिंग करना। तो हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, लोकल लेवल पे अगर बात करें, गवर्नमेंट नेशनल स्टेट लोकल लेवल पे बात करें, तो सबसे पहला काम है एक ब्लूप्रिंट बनाना कि करना क्या है, प्लानिंग करनी है। एग्जाम्पल, for instance, the Niti Aayog has adopted a bottom-up approach where planning begins at the grassroots level and then reaches at the top. तो इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग ये गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक तो उसका पहले तो फुल फॉर्म है नीति आयोग। डू यू नो के अंदर उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहले जो इसके पहले जो था वो उसके अंदर बॉटम अप अप्रोच नहीं था, टॉप डाउन अप्रोच था।
टॉप डाउन अप्रोच में ऊपर वो लोग पहले प्लान कर देते थे और नीचे वाले फॉलो करते थे। इसके अंदर उल्टा है, बॉटम अप अप्रोच के अंदर हमें पहले ग्रास रूट लेवल पे जाके देखना है, लोकल लेवल पे जाके देखना है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम प्लानिंग उधर करते, फिर ऊपर वाले लोग फॉलो करते कि ओके इसका मतलब अगर ये प्रॉब्लम हटानी है तो इसका मतलब कुछ ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी के लिए कुछ ऐसे लॉ पास करने पड़ेंगे, ऐसे करके नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो ये थोड़ा मार्क कर लेना, और नीति आयोग के बारे में और डिटेल आप खुद रिसर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसके तहत बहुत सारी गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज निकाली है नीति आयोग के तहत, जब 2015 में वो लॉन्च किया था बाय भाजपा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ओ ऑर्गेनाइजेशन। द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर अचीव्ड बाय एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी थ्रू विच द वर्क इज अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के बाद नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, प्लान, हमने जो प्लानिंग के अंदर जो गोल्स रखे उसको अचीव करने के लिए मेरे को क्या करना है, उस चीज को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद होता है आगे कोऑर्डिनेशन। ऐसा तो एग्जांपल क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या वही होती है जो हमने ऊपर बात की थी, आईएएस आईपीएस। तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फिर आईएफएस ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सारी चीज इसके अंडर आती है। तो जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल सर्विस, हर जगह पे जितने भी ये सर्विसेज है, ये सब कुछ का काम है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइज कर दिया हमने कि आईएएस ऑफिसर के अंडर ये लोग, ये लोग के अंडर ये लोग, ये लोग के अंडर मतलब तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, इनके अंडर कौन लोग है, ये पूरा एक सीक्वेंस बना के रखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन करके रखा हुआ है, कैसे वो फॉलो होगा, कैसे मैसेज पास ऑन होगा, कैसे ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग तो ये जो लोग हैं, ये सारे स्टाफ है ना, गवर्नमेंट के स्टाफ है, तो उनको हमें रिक्रूट करना है कि नहीं, तो ये स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हम उसको बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें लोग चाहिए, लोग ही नहीं होंगे तो वो काम कौन करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट यानी बैकबोन हो गया। द पर्सनल हु आर एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर टू बी रिक्रूटेड एंड ट्रेन। उनको रिक्रूट करना पड़ता है, मतलब हायर करना पड़ता है, और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस फॉर देम, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज। सो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट यानी हर स्टेट की अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, पीएससी, वो एग्जाम्स के थ्रू वो अलग अलग जगह पे रिक्रूटमेंट होती है और उनकी ट्रेनिंग होती है। D for directing. Administration is a continuous activity. Therefore, making decisions and embodying them in specific and general orders or instructions is also necessary. तो डायरेक्टिंग यानी एक डायरेक्शन होना चाहिए कोई देने वाला कि अरे करना क्या है, अब इसके आगे कैसे जाना है, क्या करना है हमें एक्चुअली। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक डायरेक्शन चाहिए होता है, एक जनरल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है कि अरे करना क्या है। सामने वाला बोलेगा ओके तुम ये मुझे रिपोर्ट लाके दो, मुझे ये स्टैटिस्टिक्स डेटा लाके दो, ये डेटा का स्टडी करके बताओ कि आगे और लोग कितने मुझे और वोटिंग के लिए जरूरत है। तो जो भी हम टास्क लेंगे उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जनरल ऑर्डर्स होने चाहिए, जिसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। CO जो लेटर है उसका है कोऑर्डिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटररिलेटेड प्रोसेस एंड हेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज ब्रांच, डिविजन, सेक्शन नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड। दिस हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग वर्क एंड प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कोऑर्डिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता है, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक क्राइम करके पर्सन भाग गया दूसरे स्टेट में, तो दूसरे स्टेट से लाने के लिए हमें अलग अलग जो हम टोल क्रॉस कर रहे हैं, जो पुलिस चौकी क्रॉस कर रहे हैं, वहां से परमिशन लेना, ट्रांसपोर्ट वालों से परमिशन लेना, ये बहुत सारे चीजें इंक्लूड करनी, मिनिस्टर्स लोग से आपस में बात कराना, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। कोई एक पर्सन उसको नहीं करके जाके लेके आ गया, हम जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर रहे हैं, हम एरिया क्रॉस कर रहे हैं अपना, तो ये आपस में अकेले काम नहीं हो सकता, ये आपस में सबके साथ मिलजुट के काम करना है, यानी कोऑर्डिनेशन करना है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग सेक्शन से। रिपोर्टिंग, अब काम हो रहा है उसका रिपोर्ट नहीं देंगे तो पता कैसे पड़ेगा। इसलिए आप अगर मूवीज एंड सीरीज देखते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो कुर्सी पे बैठ पावर के बाद और एक्सपीरियंस के बाद जो कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो लोग
क्या कहते रहते हैं मिनिस्टर्स वगैरह लोग, सब क्या कहते रहते हैं, आई वांट द रिपोर्ट बाय टुमारो, आई वांट द रिपोर्ट बाय इवनिंग। तो वो क्यों? क्योंकि यार तुम जो काम कर रहे हो वो मुझे पता होना चाहिए, तुम मेरा जो रिसोर्स यूज कर रहे हो, तुम मेरे जो मैन पावर यूज कर रहे हो, जो पैसे यूज कर रहे हो, बजट इतना बता रहे हो कि डिफेंस के लिए इतना बजट चाहिए, इतना खर्चा हो रहा है, उसका मुझे रिपोर्ट दो कि भाई ये कहां काम कर रहे हो, इतना कैसे खर्चा हो रहा है। तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑनगोइंग and completed task, and its reporting to higher authorities is a key aspect of administration. This ensures accountability and responsibility within administration. तो रिपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी काम चल रहा है या काम हो गया है जो, उसके बारे में बताना अपने ऊपर वाले जो हमारे हेड हायर अथॉरिटीज है उनको बताना, और वो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बजटिंग, नेक्स्ट आता है बजटिंग। तो ये चीज सारी बजट में, कितनी बार ऐसा होता है कि आपने अगर अगेन कोई मूवी सीरीज अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो, उसमें आजकल बहुत कुछ जो क्राइम थ्रिलर्स वगैरह जो होती है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट वाला अगर कोई आपने सीरीज देखी, उसमें बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो सामने वाला कहता है कि हमारा बजट नहीं है, हम लोग वो नहीं कर सकते, हम लोग ये वेपन यूज नहीं कर सकते, हम लोग ये पर्टिकुलर टीम नहीं बिठा सकते, हमारा बजट नहीं है। तो ये सारा चीज आपको पता होगा, बजटिंग। तो पैसा, एक हर चीज के लिए डिपार्टमेंट के लिए पैसा होता है कि बाबा इतना ही पैसा इस चीज में यूज करना है, इससे ज्यादा हमारे पास पैसा ही नहीं है, उसको अलॉट ही नहीं किया गया साल भर के लिए। तो बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिनांस इज द की एस्पेक्ट। तो फिनांस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, की एस्पेक्ट उसे बोला गया है। इज अ की एस्पेक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, देयरफॉर अकाउंटिंग, फिस्कल प्लानिंग एंड इट्स कंट्रोल आर मेंटेन थ्रू बजटिंग। तो साल भर की प्लानिंग, फिस्कल प्लानिंग उसे कहते हैं। अकाउंटिंग के उसका अकाउंट रखो, कितना कितना जा रहा है, कितना पैसा अभी तक खर्चा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज रखना पड़ता है, और ये सब कुछ पड़ता है बजटिंग के अंदर। ये पूरा था पॉज डी कॉर्प। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्ट एंड बजट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। प्लीज इतना पहले रीड कर लीजिए, उसके बारे में पॉइंटर्स लिख लीजिए, और फिर आगे का वीडियो देखिए। एंड प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब, न्यू सब्सक्राइबर्स देखते रहते हैं, न्यू पीपल आर वाचिंग द वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छा अगर आपको ये वीडियो लगे तो। सेकंड, हमने देख लिया नैरो पर्सपेक्टिव, अब है ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एक ब्रॉड सेंस में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब बोलता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जब शब्द यूज करता हूं, तो इसका ब्रॉड वे में मीनिंग क्या होता है तो वो देखेंगे। इन अ वाइडर सेंस, दैट इज द ब्रॉडर सेंस, administration includes the activities of all the three branches of government। तो अब ब्रॉड वे में वो कह रहा है कि सारे ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर भी हो गया इसके अंदर, एग्जीक्यूटिव तो है ही पहले से, एंड द जुडिशियरी। तो सबके अंदर एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, लॉ एप्लीकेशन जहां जहां हो रहा है, जहां जहां कामकाज की जरूरत है, अगेन आईएएस से लेके ड्राइवर तक का, ये सारे लोग जितने इन्वॉल्व है थ्री ब्रांचेस के अंदर, सभी लोग आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। जज से लेके जज के अंडर काम करने वाले लोग, सिपाही, पुलिस ऑफिसर के पूरे नीचे जितने जितने अलग अलग हवलदार वगैरह जो भी अलग अलग पोस्ट होती, सब के सब थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के अंडर कोई भी काम करने वाला सबके सब इंक्लूड हो जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। This is a quite different from the narrow or the managerial view of the public administration that focuses only on the activities of the executive branch of the government। तो ये अलग हो गया नैरो व्यू से, क्योंकि नैरो व्यू में हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग तीनों ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। The broader view of the public administration involves activities of legislature, executive of the judiciary as well। तो ऑब्वियसली बात है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर तीनों ब्रांच आ गए और उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप। This broader view of the public administration is seen as a cooperative group effort. It also focuses on formulation of policy and hence it is a part of a larger political process। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी पे फोकस करता है, जो पॉलिसी बनी है, क्योंकि बनाने वाला था लेजिस्लेचर, उसको पूरा फॉलो कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ठीक कौन करेगा, जुडिशरी, इंटरफेयर कौन करेगा, जुडिशरी। इसलिए ये इंटर रिलेटेड है और ये बहुत ही तीनों का कोऑपरेटिव एफर्ट यहां पे लगता है। तो ये ब्रॉड सेंस इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इन अ वाइडर सेंस, public administration is also engaged in collaboration and interaction with numerous private groups and individuals in providing basic services to the community। तो ये भी अब जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट कभी कभार इतना होने के बावजूद गवर्नमेंट
हमारा जो देश है स्पेशली इतना वास्ट है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी है और इतना वास्ट है कि हर जगह पहुंच नहीं पाती है। तो गवर्नमेंट बहुत बार एनजीओज, प्राइवेट फर्म्स, अलग अलग प्राइवेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ टाई अप करती है ताकि वो मैक्सिमम रीच कर सके, मैक्सिमम पहुंच सके लोगों तक, दूर दूर तक ऐसे। तो उसकी यहां पे बात कर रही कि कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। दिस वुड इंक्लूड स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाती है। ये सारी चीज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कोलैबोरेशन भी करते हैं। दिस मीन्स ब्रॉडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद बोथ द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज द पॉजिटिकॉर्प, यानी टेक्निक कैसे करनी होती है। तो टेक्निक क्या है? पॉजिटिकॉर्प इज द टेक्निक, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसको कहते हैं टेक्निक। तो टेक्निक का नाम क्या है? पॉजिटिकॉर्प। ये वर्ड आप, ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए, पॉजिटिकॉर्प। एंड विद अदर सब्सटेंशियल मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो बाकी सब कुछ साथ में जो जो चीजें रिलेटेड है सब कुछ। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इवोल्यूशन में क्या देखेंगे हम, पहले से कैसे करते आए और अब क्या करते हैं, वो इवोल्यूशन हो गया। सिंस एंशिएंट टाइम्स वेरियस थिंकर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड प्रैक्टिस। कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज अ टेक्स्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो हम जानते ही, हमने हिस्ट्री के टाइम पढ़ा हुआ है ये सारी बातें, कि जो अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी उसके अंदर उन्होंने यही लिखा था कैसे एक देश चलाना है, किंगडम चलाना है, रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही कहते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स एंड मैकियावेलीज द प्रिंस ऑल्सो आर वर्क्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग किताब के नाम दिए, उनके ऑथर के नाम दिए, प्लीज उसको मार्क कर लेना, लिख लेना। However, the credit for systematic study of discipline should be given to the 18th century system of cameralism in Germany। तो एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि वो क्रेडिट मिलना चाहिए, कैमरलिज्म जो था जर्मनी में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, उसको मिलना चाहिए, जिसके तहत हमने एक सिस्टमैटिक अप्रोच चालू कर लिया। नाउ कैमरलिज्म क्या होता है? सो डू यू नो में उसके बारे में दिया हुआ है, लेट्स रीड दैट। कैमरलिज्म refers to a system of sciences during the 17th and 18th century. It attempted to extend improved administrative practices to serve the monarch of Germany and Austria. The themes taken up the cameralists are still relevant to public administration. तो ये आप को सिंपल वर्ड्स में मैं ये बता दूं, कैमरलिज्म एक्चुअली एक टर्म है जिसके अंदर हमने जाना कि एक पर्सन जो रूल कर रहा है उसके अंडर हमें जो फंक्शंस अलग अलग करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग अलग करना है, उसको सिस्टमेटिक वे क्या है, तो उसका सिस्टम बना दिया। ओके, तो ये पर्सन, 3 लोग इस 1 पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, ये 3 लोग के अंडर और 2-2 लोग होंगे, ये 2-2 लोग के अंडर और 4 लोग होंगे। इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया, एक प्रॉपर एक सेट रूल बना दिया। वो सिस्टम को हम आज भी अप्लाई करते हैं और यही चीज को जो 18 सेंचुरी के टाइम, 17-18 सेंचुरी के टाइम पे जो किया गया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, उसको कैमरलिज्म कहा जाता है। Which are concerned with the systematic management of governmental affairs। तो सिंपल टर्म्स में क्या है वो? सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, एक सिस्टम के हिसाब से, एक प्रॉपर सिस्टम है। ऐसा नहीं कोई भी रैंडम, अरे भैया पता ही नहीं है कि अरे किसका ऑर्डर फॉलो करना है। आईएएस ऑफिसर एक स्पेसिफिक लोगों को ऑर्डर देता है, उसके अंडर दूसरे लोग उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो एक सिस्टम है, कुछ भी रैंडम नहीं चलता है। ओके, सो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स इज कॉल्ड एज कैमरलिज्म। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स वो देश है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अकेडमिक डिसिप्लिन बना दिया। अकेडमिक डिसिप्लिन में यानी कि उसको हमारी ये पढ़ाई में डाल दिया। आप ये इसको आज क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि यूएसए में इन्होंने अपने सिलेबस में ये टॉपिक चालू कर दिया था, वरना पहले इसको एज अ टॉपिक, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाता नहीं था। तो इसको अकेडमिक डिसिप्लिन बनाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स है। वुड्रो विल्सन हम पहले भी देख चुके हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन वाज द फर्स्ट टू एम्फसाइज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। इन्होंने ही, अब इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने ही बोला कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाबा गवर्नमेंट कैसे चलानी होती है, गवर्नमेंट के काम सारे कैसे चलेंगे, एक सिस्टम कैसे चलेगा, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है सबको। इसलिए इसको सब्जेक्ट बना के इसको सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करो, टॉपिक के अंदर इसको इंक्लूड करो। तो ये उन्होंने ही बात बताई थी। His celebrated essay, The Study of Public Administration, published in 1887, laid the foundation of the science of public administration। तो उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था Study of Public Administration। उसके तहत बाद में ये उन्होंने ये बात कही थी कि इसको एज अ सब्जेक्ट
स्कूल में पढ़ाना चाहिए सबको. He was one of the first political leaders who emphasized the need to increase the efficiency of the government. Wilson argued that administration is the most obvious part of the government, but the least discussed aspect of the government. तो उन्होंने कहा कि सबसे अगर कॉमन ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात अगर कोई काम है तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की है, और उसी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, उसी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे. तो ये तो कैसी मतलब कैसी बात हो गई. इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि एक गवर्नमेंट कैसे अच्छी तरह से चलानी है, उस चीज को एक स्टडी का टॉपिक बनाकर सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करो. टुडे द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सपांडेड. आज इतना सारा सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है इस सब्जेक्ट के अंदर. एक सिंगल सा टॉपिक है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है. इसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर हैज इंक्रीज्ड, एक्सपांडेड टू इंक्लूड एरियाज लाइक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अंदर हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग देशों का एडमिनिस्ट्रेशन साथ में कंपेयर करते हैं. डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये हम चीज इसके अंदर पढ़ते हैं अभी. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस, ये सारे अलग अलग टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं. कौन सा सब्जेक्ट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें अब आती है. पब्लिक पॉलिसी इज वन ऑफ द लेटेस्ट एरियाज ऑफ स्टडी विद इन द फोल्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके अंदर सबसे लेटेस्ट चीज क्या है? पब्लिक पॉलिसी, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे. इन द कंटेम्पररी टाइम्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट मियरली अबाउट इंप्लीमेंटेशन बट इंक्रीजिंगली इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग. तो अब कंटेम्पररी टाइम्स यानी कि अभी की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्टार्टिंग में क्या बोला? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. तो अब सिर्फ इतना सा छोटा सा डेफिनेशन ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अब ये पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाने की बात है, यानी कि बेटर पॉलिसी बनाओ, बेटर लॉज बनाओ. इस तक की लेवल का अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ाई करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं. तो पब्लिक पॉलिसी जो लेटेस्ट इंक्लूजन है हमारे सब्जेक्ट मैटर के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. टुडे द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी, technological innovations, forces of globalization and challenges that arise because of all of this. तो कह रहा है सबसे पहले कि आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसके अंदर क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो चुकी है, इतना ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपस में हमारा लिंक हो चुका है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से आ जाते हैं. इसीलिए thus government today undertakes various activities to go beyond what we call simple administration of activities in public sphere. इसीलिए आज की तारीख में गवर्नमेंट एक सिंपल काम नहीं कर रहा. ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क ने ये काम पहुंचा, ये फाइल इधर से इधर पहुंच गई और ये फाइल ऊपर पहुंच गई, ये नहीं. बहुत ही कॉम्प्लेक्स अब प्रोसेस हो चुका है पूरा, और एक अलग अलग डिपार्टमेंट सारे जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी वाइज जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया वाइज सब लोग जुड़े हुए हैं. इसलिए कुछ भी होता है तो सबसे पहले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है, न्यूज वाले अलग अलग मिनिस्टर्स का ओपिनियन लेते हैं. तो एक बहुत ही आज का जो जमाना है उसकी वजह से ये सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसीलिए इनका तरीका भी चेंज हो चुका है. इसीलिए टॉपिक आता है पब्लिक पॉलिसी का. टुडे गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंगली मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल. The new approach of to understand this aspect of government activity is called public policy. तो ये जो काम, नया काम जो गवर्नमेंट कर रही है, नई तरीके से जो कर रही है, इसकी ही स्टडी को, इसी के बारे में पढ़ाई को, इसी के बारे में जो हम बोलते हैं उसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या कर रही है, सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उस चीज को कहते हैं पब्लिक पॉलिसी. Availability of electricity in rural areas is a major issue in India. So the task of government is to provide electricity to these areas. तो अब एक एग्जांपल की बात करें कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट का टास्क क्या है? कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द प्रोग्राम कॉल्ड राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना. तो उस टाइम पे जब हम आफ्टर आजादी की बात है, और तब हमने एक प्रोग्राम बनाया राजीव गांधी ग्रामीण यानी विलेज, ग्रामीण विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीकरण योजना. तो ये पॉलिसी, योजना यानी पॉलिसी, ये पॉलिसी हमने बनाई. दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी. ये एक पब्लिक पॉलिसी थी जिसके अंदर हम लोग अब ये इसके अंडर हम क्या करने वाले? इसके अंडर हम रूरल सिटीज, रूरल टाउन्स, रूरल विलेजेस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करने वाले. दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी एमिंग टू इलेक्ट्रीफाई रूरल हिंटरलैंड ऑफ द इंडिया. द आयुष्मान भारत इज अनदर एग्जाम्पल. आयुष्मान भारत इज नथिंग बट जो हमने एक और पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत हमने हेल्दी इंडिया, आयुष्मान भारत योजना इज हेल्दी इंडिया
यानी कि हेल्थ रिलेटेड पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना स्टार्ट कराई थी 2018 में स्टार्ट कराई थी। एंड उसके तहत अलग अलग पूरे कंट्री में 1,50,000 प्लस हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन कराए गए थे एंड ये सारी चीजें कराई गई थी। तो ये पॉलिसी में क्या क्या होता है, मैंने इसका एक ऑफिशियल साइट भी ओपन किया था। आई विल जस्ट लाइक टू शो यू गाइस, आप इसके बारे में और डिटेल में इस पर्टिकुलर साइट पे जाकर आप खुद थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक हल्का सा इसमें देखेंगे, आयुष्मान भारत दैट इज हेल्दी इंडिया इज अ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट एज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो पहले तो पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और ये पर्टिकुलर उसके अंडर प्रोग्राम जो है आयुष्मान भारत हेल्दी इंडिया वो लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। इनमें मेन दो काम उन्होंने किए थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे पीएमजे शॉर्ट फॉर्म है उसका पीएमजे। तो ये इसके बारे में आप, ये ऑफिशियल साइट है, इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स खुद थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो इसके अंडर करते क्या है, तो हमने ये पॉलिसी बनाकर एक कमीशन बनाकर एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर वहां पर लोगों को एंगेज कर दिया कि अब तुम लोग का काम है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, रूरल एरिया में ये प्रोवाइड करना। ये सब उन्होंने इस पॉलिसी के तहत किया हुआ है। Let's read more about this. The aim is to provide universal access to good quality health care service without anyone having to face financial hardship. तो इसका ओवरऑल एम क्या है आयुष्मान भारत का, कि लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस मिले, ज्यादा फाइनेंशियल लोड उन पे ना पड़े। पब्लिक पॉलिसी कैन बी अंडरस्टूड इन 3 स्टेप्स। अब कोई भी पब्लिक पॉलिसी को हम 3 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी चॉइस, सबसे पहले पॉलिसी चॉइस यानी किस इशू के बारे में हमें बात करना है। सिटीजंस फेस सेवरल प्रॉब्लम, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर ऑथोरिटीज डिसाइड ऑन इश्यूज टू बी डेल्ट विद। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम को हमें कौन सी प्रॉब्लम से हमें डील करना है। Then various options are discussed about how to deal with those issues. For example, the issue of maybe water supply to the city or anti-malaria program. On the basis of this discussion, a policy or a program is decided. तो पहले तो हमें जानना है कि सिटीजन्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स में से कौन सा एक प्रॉब्लम से हम डील करने वाले वो डिसाइड किया जाता है और उसके ऊपर फिर अलग अलग डिस्कशन किया जाता है और एक पॉलिसी डिसाइड की जाती है। जैसे ऊपर हमने देखा कि लोगों को हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो हमने पॉलिसी बनाई कि आयुष्मान भारत, हेल्दी इंडिया, हमने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी के तहत हमने काम चालू किया। तो जो हमने डिसाइड किया कि हम किस चीज पे काम करने वाले उसे कहते हैं पॉलिसी चॉइस। तो हमने पॉलिसी चॉइस। पॉलिसी आउटपुट इज द नेक्स्ट स्टेप। दिस स्टेज इज ऑफ द एक्चुअल। अब पॉलिसी आउटपुट के अंदर क्या होता है, इट इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। इसके अंदर जो हमने प्लान किया है पॉलिसी के अंदर वो हम एक्चुअल में काम करने वाले हैं। दिस डिटरमाइंस द पॉलिसी आउटपुट। तो जो भी होगा इंप्लीमेंटेशन, जो हम एक्चुअल में करेंगे, उससे हमें क्या पता पड़ेगा पॉलिसी की आउटपुट क्या है, हमें क्या क्या उससे मिला। पॉलिसी इंपैक्ट इज द थर्ड स्टेप। द थर्ड इज to understand the impact of the policy. This is to the evaluation stage. The objectives of policy are assessed to determine the impact of the policy. तो अब पहले तो पॉलिसी चॉइस करना, उसके बाद पॉलिसी के आउटपुट हम ये करते हैं कि इसको हम अप्लाई करने से कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट हम थर्ड स्टेज में देखते हैं। पॉलिसी इंपैक्ट यानी जो हमने अप्लाई किया, जो हमने मेजर्स लिए, जो हमने कोशिश की ये चीज को करने की, उससे हमें क्या क्या कितना मिला, उसे कहते हैं इवैल्यूएट करना, यानी टेस्ट करना कि हमारी पॉलिसी कितनी सक्सेस रही। Let us try to understand the process of public policy making and its implementation through a example. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये पूरा चीज देखेंगे। The local government of your area is facing a problem of waste management of garbage disposal. तो लेट्स से कि हमारे लोकल गवर्नमेंट को एक गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। द क्रिटिकल इशू हियर ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। तो इसमें हमारा हाइजीन और सैनिटाइजेशन का इशू है ये। द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी वार्ड ऑफिसर्स, लोकल रेसिडेंट डिस्कस दिस। ये सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये पॉलिसी डिसाइड हो रही है अभी, ठीक है। डिसाइड अपॉन अ पर्टिकुलर पॉलिसी चॉइस अबाउट गार्बेज डिस्पोजल। तो ये लोग एक आइडिया लेकर आते हैं कि इस तरह से हम लोग गार्बेज डिस्पोजल करेंगे। ओके, तो ये एक पॉलिसी चॉइस हो गई हमारी, सबसे पहला स्टेप हो गया। सपोज द डिसीजन वाज टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट द सोर्स एंड इट्स सेपरेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो
लेट्स से कि इन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करने का सोचा, तो उन्होंने सोचा कि जहां पे कचरा स्टार्ट होता है सोर्स, उसी पे सेग्रीगेट कर दो। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे अब बिल्डिंग में भी जो कचरा जमा करने आते हैं उसके लिए हम लोग ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट अलग कर देते हैं। तो दो अलग अलग तरह के डस्टबिन बनते हैं, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट। तो ये जो है हमने ये क्यों किया, हमारा ये पॉलिसी था कि बाबा वेस्ट मैनेजमेंट कैसे बेटर किया जाए, तो सेग्रीगेट कर दो एट द सोर्स। सोर्स क्या है, घर, हर घर से कचरा निकलता है, तो घर से ही जो कचरा निकल रहा है दो अलग डस्टबिन में बांट दो, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट। इसको अगर हम पहले ही अलग कर देंगे तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में देखा, सेकेंड स्टेप में इन्होंने ये करने का सोचा। इट विल देन फॉर्मुलेट अ प्लान अबाउट द मेथड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन मेंशन अबाउट। दिस फॉल्स इनटू व्हाट वी सेड अर्लियर एज पॉलिसी चॉइस। द पॉलिसी द सेकेंड स्टेज इज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी आउटपुट। तो ये दोनों चीज का ऊपर उन्होंने बताया कि हमने पहले तो डिसाइड कर लिया कि हम लोग किस चीज पे बात करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, तो पॉलिसी चॉइस के बाद उसको एक्चुअल में करेंगे, उसे पॉलिसी आउटपुट भी कहेंगे हम लोग। While implementing the decision of government as well as non-government agencies, ये दोनों जन मिलकर can be involved in this task। non-government agency को भी हम लोग काम में लगा सकते हैं इसके लिए, हेल्प के लिए। The third stage is policy impact, which tries to look at whether it worked in the manner expected। तो जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ क्या, लोग ऐसा किए क्या, सब लोग ये कर रहे थे, और कर रहे थे तो क्या हम लोग जो चाहते थे वेस्ट मैनेजमेंट क्या वो हो पाया, ये चीज करना थर्ड स्टेप है। This is the evaluation stage. It tries to understand the problems in implementation so the work can be improved upon later। इससे हमें पता पड़ेगा कि हमें और बेटर अगर कुछ करना है पॉलिसी के अंडर, इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो वो हम करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 स्टेज में पॉलिसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, एंड लेट्स कंटिन्यू। Administrative system in India. Administration in India has been influenced by the framework and institution that British had created during their rule. However, even before the British, India had a structured administrative system. Kautilya's Arthashastra is detailed text on administrative system during the reign of Chandragupta Maurya, the Gupta dynasty, the Mughal rule, and the Chhatrapati Shivaji Maharaj's contribution to the administrative system is equally important. तो since हमने हिस्ट्री का पूरे सारे चैप्टर्स देख लिए तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ पे तो एंशिएंट टाइम से अलग अलग स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलते आ रहा है। ओके, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सेंट्रल कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसके अंदर ब्रिटिश जब आती है तो उन्होंने एक सेंट्रल कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू कर दिया था इंडिया में। दिस वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट एक्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो अलग अलग सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड करते हुए उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू करके हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और ये सारी चीजें चालू की थी ब्रिटिश एरा में। After independence, India declared herself as Union of States with a federal structure. It opted for a parliamentary form of democracy. The Indian administrative system is primarily guided by broad values and goals are mentioned in the Constitution of India. These values act as a guiding post for all the politicians, ministers, bureaucrats who are involved in the process of administration. These values are, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश इरा ने भले ही हमारे लिए एक स्ट्रक्चर चालू किया, उसी के बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स और हमने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू बी अ डेमोक्रेसी एंड वी आर गोइंग टू फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने सारे रूल्स रेगुलेशन मेंशन किए कि कैसे हम अपना वर्कआउट चालू करेंगे। ये सारी चीज मेन वैल्यूज पे डिपेंड थी। वो वैल्यूज क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। दीज वैल्यूज आर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये हमारे वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके तहत हमने सारी चीजें डिसाइड की है करने की। लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी अंडरस्टूड एट 2 लेवल्स। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन 2 लेवल पे हम देखेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अब बात करेंगे हम लोग। पहले हमने एक इन जनरल बात की हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अब हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जरा डिफरेंस समझना। One is the 3-level administrative structure that India has served as a federal system of government, national, state and local level। तो हमारा सिंस फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कर देते हैं। हम सिस्टम बना देते हैं कि नेशनल लेवल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे पूरा काम करेगी, देश को लेके काम करेगी पूरा,
एंड स्टेट यानी सिर्फ स्टेट में उतना चीज फॉलो होगा, एंड फिर लोकल लेवल यानी लोकल लेवल में वो चीज अप्लाई होगी। तो ये जो सिस्टम है उसको पहली बात फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी इस लेवल में डिवाइडेड है। नेशनल लेवल पूरे देश का देखने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव देखने वाले, स्टेट यानी सिर्फ अपने अपने स्टेट में ही वो देखते हैं। ओके, दैट इज वाई डिफरेंट एग्जाम्स। यूपीएससी नेशनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले ऑफिसर्स। तो ये अलग अलग लेवल पे हमारे पास तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। सेकंड है, सेकंड रिफर्स टू 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो 3 आर्म्स हमें पता ही अभी तक, एग्जीक्यूटिव आर्म, लेजिस्लेचर आर्म एंड द जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन पड़ते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ पे वही हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उनके जो मिनिस्टर्स को वो जो अपॉइंट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री को लेकर, वो उनको हेड बनाते हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं। द मिनिस्टर्स लुक आफ्टर द मिनिस्ट्रीज। तो इसी मिनिस्ट्रीज की मैं बात कर रहा था। डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री हो गई। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं ये मिनिस्टर्स। The task of the legislature यानी parliament in the center and the assembly at the state level is to pass laws and also keep a watch on the work done by the executive। और legislature का काम क्या है? वो अलग अलग लॉज को पास करता है, बिल्स को लॉज में बनाता है, पास करता है, और ये भी ध्यान रखता है साथ ही साथ कि एग्जीक्यूटिव वो फॉलो कर रहे हैं। द टास्क ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट एंड एजुडिकेट द केसेस। तो और जुडिशरी का काम क्या है? थर्ड आर्म का काम क्या है कि जो लॉज बने उसको इंटरप्रेट करके देना, अगर कोई गलत फहमी है, अगर कोई रॉन्ग फॉलो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को रॉन्ग समझ रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करके देना, एंड उस केसेस को जज करके अपना जजमेंट पास करना जहां पर गलत हो रहा है। तो ये 3 लोगों का काम उन्होंने यहां पे हमें बता दिया। एक प्यारा सा चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर अगेन बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा 3 लेवल्स में कैसे पड़ता है, नेशनल, स्टेट, लोकल, और लोकल के बाद अर्बन और रूरल बेसिस पे कैसे वो डिवाइड हो जाता है। तो प्लीज ये आप भी बना लीजिएगा, आपको काम आएगा ये। हाउ डज द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन? तो ये कैसे अब फंक्शन होता है? तो अगेन हम एक ओवरऑल टॉपिक पढ़ेंगे, फिर से सेम रिपीट पॉइंट्स होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले, ध्यान दीजिएगा। एट द नेशनल लेवल द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडक्टेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो पहले नेशनल लेवल की बात करें। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सारा काम होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज यानी डिपार्टमेंट जो अलग अलग हमने बात की अभी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, उसको हैंडल करते हैं एक एक मिनिस्टर्स, जिसे हम यूनियन मिनिस्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, होम, डिफेंस। तो हमने जैसे बात की ऑलरेडी। ईच मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय मिनिस्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया। बिलो द मिनिस्टर इज द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब मिनिस्टर के अंदर काम करने वाले जितने लोग हैं, ये सारे क्या बोले जाते हैं? ये सारे ब्यूरोक्रेसी एंड ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहे जाते हैं। और उन्हीं के रिक्रूटमेंट, उन्हीं के पोजीशन की यहां पे हम बात कर रहे हैं। वो लोग जो काम करते हैं, मिनिस्टर के अंडर आने वाले सारे के सारे जो लोग हैं, वही हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वही हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं सारे के सारे, उसी के हम बारे में पढ़ रहे हैं। बिसाइड्स द मिनिस्ट्रीज देयर आर सच इंस्टीट्यूशंस लाइक द इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नीति आयोग। दीज ऑल्सो रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेसी। अब वो कह रहे कि मिनिस्ट्रीज तो है ही, डिपार्टमेंट तो है, उसके अलावा जो अलग अलग कमीशन हमने बना के रखे, अलग अलग पॉलिसी को चलाने के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करके रखे हुए, उसको भी चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी गवर्नमेंट के ही लोग हैं, उनको भी इसी के थ्रू हम हायर करते हैं, अलग अलग सर्विसेज के लिए हायर करते हैं। एट द स्टेट लेवल, ये तो हो गया नेशनल लेवल, अब स्टेट लेवल पे आ गए। स्टेट लेवल पे भी सेम चीजें होती है, लेकिन थोड़े से लोअर लेवल पे आ गया। देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड कमीशंस दैट डू द वर्क फॉर गवर्नमेंट। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट आर ऑल्सो हेडेड बाय ए मिनिस्टर एंड स्टाफ्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। तो सेम चीज हो गई, जैसे नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल तक ही खाली होंगे। एट द लोकल लेवल द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, अर्बन एंड रूरल। तो हमने ऊपर ही चार्ट में देख लिया था कि लोकल लेवल पे आके 2 हो जाता है, अर्बन एरिया के लिए अलग, रूरल के लिए अलग। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज द कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे हाईएस्ट
पोजीशन लेता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, इन अर्बन, अब अर्बन की बात करें, लार्ज सिटीज द म्युनिसिपल कमिश्नर इज इन चार्ज ऑफ म्युनिसिपैलिटी और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे यहाँ पे, जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ता है, तो हमारे यहाँ पे मुंबई का म्युनिसिपल कमिश्नर कौन है? ही इज इकबाल, मिस्टर इकबाल करके है, वो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, मुझे कमेंट्स में बताइए सर्च करके। इन रूरल एरियाज एट द लेवल ऑफ तहसील द तहसीलदार लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। और एक रूरल लेवल में तहसील होता है, डिस्ट्रिक्ट के से छोटा तहसील कहा जाता है, तो वहां पर तहसीलदार करके हाईएस्ट पोजीशन होती है पर्सन की, जो पूरा सब कुछ देखरेख करता है। देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ये हमने पहले भी देखा कि पॉलिटिकल लीडरशिप यानी जो मेन लीड करने वाला इलेक्ट होकर जो पर्सन आया है और उसके नीचे जो पूरी जो मशीनरी है, उसके बीच में बहुत ही क्लोज लिंक है, उनका काम उनसे ही होता है। The ministers are in charge of the ministries and the departments at the national and state levels. At the local level, also the political leaders are closely linked to the administrative machinery. For example, at the rural level, the president of the Zilla Parishad or the chairperson of the Panchayat Samiti or the Sarpanch are in close contact with the administration. तो जो हर लेवल पे, इन शॉर्ट इतने पैराग्राफ में बताया कि अलग अलग लेवल पे जो हेड है, जो पॉलिटिकल हेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज लिंक में रहता है, और रहना ही पड़ेगा, वरना काम कैसे होगा। एट द अर्बन लेवल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्युनिसिपल काउंसिल हैज इलेक्टेड मेंबर्स हु आर इन कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। द रिक्रूटमेंट फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एट ऑल लेवल्स इज डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, द यूपीएससी एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये दो अलग अलग तरह के एग्जाम्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ही कॉमन, बहुत ही टफ एग्जाम्स मानी जाती है ये। उसके लिए रिक्रूट गवर्नमेंट काम के लिए, हर एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए यूपीएससी एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के नाम से भी जाना जाता है ये एग्जाम, ये होता है। आर द बॉडीज दैट कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट स्टेट लेवल, द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड कंडक्ट दिस एग्जाम। तो ये हम जानते ही हर स्टेट में अलग अलग होता है। राजस्थान स्टेट में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट का महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे। The bureaucracy follows the principle of political neutrality. They owe allegiance to the constitution and not to any political party. तो अब जो ये लोग हैं पूरे मिनिस्टर के नीचे सारे जो लोग हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं, ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे नहीं होते। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो कांग्रेस के अंडर जितने जो आईएएस ऑफिसर था, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाले। भले अब भाजपा पावर में आ जाए, तो भाजपा अब पावर में अगर है तो आईएएस ऑफिसर तो वही था जो पहले भी था। तो आईएएस ऑफिसर, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो आता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंडर आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ अपनी लॉयल्टी रखता है, वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपनी लॉयल्टी नहीं रखता है, ऐसा वो बता रहे हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने ऊपर देखा था कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पार्ट बन चुका है, सब्जेक्ट मैटर बन चुका है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आगे आपको बहुत प्यारा सा अगेन चार्ट दिया हुआ है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग जगह पे कौन हेड है और उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, वो छोटा सा आपको चार्ट दिया हुआ है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक चैप्टर फॉर यू गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको अच्छा लगे तो, एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग गाइज, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। बाय, टेक केयर।